अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अगर हमारे पास एक गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसको हमने देखा कि उससे हमने ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया। ठीक है, फर्स्ट तो हमने देखा कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया, उसके बाद देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो ये दो मेथड हमने पढ़ चुका है अभी तक। तो अब उसी क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो आंसर सेम आएगा, आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे उसी को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। पर अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा कि एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है तो आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं इसका स्टेप भी लिखा दूंगा। तो हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो solve the given pair of linear equation using elimination method। तो इसका नाम एलिमिनेशन मेथड इसलिए है क्योंकि हम इसमें पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, और कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए जब हम एलिमिनेट करते हैं तो इसका नाम पड़ गया एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 9x minus 4y is equals to 2000 and 7x minus 3y is equals to 2000। तो ये हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसको हमें सॉल्व करना है x एंड y के लिए यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें से इन दोनों में से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें या तो x या तो y को पहले एलिमिनेट करना है, उसके बाद x की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद फिर उसी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में डाल के हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो अब हम इसको करते हैं स्टेप्स फॉर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, स्टेप 1, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स। फर्स्ट मल्टीप्लाई both the equations by some suitable non-zero constants। ठीक है, to make the coefficient of one variable either x or y numerically equal, either x or y numerically equal। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखवाया। फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट्स टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल आइदर x और y न्यूमेरिकली इक्वल।
तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इस इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है और किसी एक वेरिएबल के लिए, ठीक है, चाहे आप x का कोफिशिएंट ले या फिर y का कोफिशिएंट ले। तो इस नंबर से, ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए दोनों इक्वेशन को कि दोनों ही इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है, चाहे तो x के साथ पकड़ लें तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, सिर्फ एक ही का करना है। अगर आप x का कर रहे हैं तो x के लिए, अगर y के लिए कर रहे हैं तो y का। तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि y इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों का सेम हो जाए। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करके 4x कीजिए। जैसे यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 लेके आना है, ठीक है, इस टाइप से। या फिर इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों सेम ही आ जाना चाहिए। सपोज यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं 50, तो यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करके लाना है 50, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप y के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो दोनों 12 12 सेम आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इसको y के लिए करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं। ये तो आपका स्टेप है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद सेकंड स्टेप लिखाऊंगा। तो ये पहला स्टेप है, इसको मैं अब सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि कैसे लिखना है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 3, ठीक है। इसका मतलब इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरे इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इस टर्म। एंड इक्वेशन 2 इंटू 4, मतलब इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका लिखने का ये मतलब है। तो अब हमें क्या मिलेगा, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो हमारे पास हो गया 3 9 जा 27 इंटू एक्स माइनस 3 4 जा 12 y इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6000। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया, हमारा हो जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 को 4 से। तो 4 7 जा 28x माइनस 3 4 जा 12, तो ये हो गया 12y इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8000, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6000 हो गया। उसी तरह से इक्वेशन 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब ये आपका सेम आ गया। देखिए हमने क्या करना था, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल आइदर x और y न्यूमेरिकली इक्वल। तो हमने यहाँ पे y के कोएफिशिएंट को न्यूमेरिकली इक्वल कर दिया, दोनों के इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दिया है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हमने y के लिए लिया, आप ये काम x के लिए भी कर सकते थे, ठीक है। तो अब चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे क्या करना है आप लोगों को, स्टेप 2, then add or subtract one equation from the other, then add or subtract, one equation from the other so that one variable gets eliminated, so that one variable gets eliminated, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया था, ये जो हमने स्टेप 2 किया था उस पे हमने न्यूमेरिकली किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दिया था। हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम उस वेरिएबल को इलिमिनेट कर सकें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास
माइनस माइनस का साइन है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12y कट जाएगा, तो जो y का जो हमारा टर्म है वो गायब हो जाएगा, तो सिर्फ x का टर्म बचेगा, तो हमारा y का जो वेरिएबल है, y वेरिएबल है वो इलिमिनेट हो जाएगा। तो इसीलिए हम स्टेप 2 परफॉर्म करते हैं। तो स्टेप 2 के बाद हम आते हैं स्टेप 3 पे। देन ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट्स इलिमिनेटेड। तो अगर इसको हम ऐड कर देंगे तो इलिमिनेट नहीं होगा। सपोज यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे प्लस होता, एक में माइनस एक में प्लस अल्टरनेट, तो ऐड करने से इलिमिनेट हो जाता, तो यहाँ पे सेम सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए ऐड और इलिमिनेट। तो वो साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, मेन मोड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसी चीज को लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। अब देखिए हम इक्वेशन 3 से भी इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, पर हम कन्वीनियंटली ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें जो माइनस साइन है उसको बाद में एडजस्ट ना करना पड़े। देखिए यहाँ पे 27x है, यहाँ पे 28x है, तो अगर 28 से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा, अगर 27 से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये सब चीज ध्यान में रखिएगा ताकि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। वैसे तो आप किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, पर बाद में फिर से थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 करते हैं। तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे देखिए ये तो हमारा प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, या फिर मैं एक बार लिख ही देता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। ये हो गया हमारा 28x, पहले इक्वेशन नंबर 4 को लिख रहा हूँ, माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 था। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6000। अब इक्वेशन 4 से हम इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स माइनस। तो यहाँ पे कितना आएगा, x आया, यहाँ पे कितना आएगा 0, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 2000। तो x कितना हो गया हमारा, x इज इक्वल्स टू 2000, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा y इलिमिनेट हो गया, तो इसी से हमारा होता है इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो अब x की वैल्यू निकल गई, तो अब x की वैल्यू को हम आइदर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब स्टेप 3। स्टेप 3 में जाने से पहले एक चीज और है, हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि जब ये हम स्टेप नंबर 2 सॉल्व कर रहे होते हैं, तो सॉल्व करते करते हमारा दोनों वेरिएबल गायब हो जाता है। सपोज x भी एलिमिनेट हो गया, y भी एलिमिनेट हो गया। सपोज हमारे पास इस तरह कंडीशन x y इज इक्वल्स टू 10 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, इस टाइप का कुछ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट चाहे ऐड कीजिएगा तो दोनों x एंड y गायब हो जाएगा। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे x भी हट गया, y भी हट गया, आपको सिर्फ 1 बचा, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वांटिटी होता है तो उस पर आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सिचुएशन कई बार आ सकता है एग्जाम में, या फिर क्वेश्चन में भी हम लोग करेंगे तो इस टाइप का सिचुएशन आएगा। तो यहाँ पे देखना है, अगर दोनों साइड सेम सेम वैल्यू आए, जैसे यहाँ पे 1 है इधर 0 है, तो ये सेम वैल्यू नहीं है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि 0 कैनॉट बी इक्वल्स टू 1, तो ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। तो जब भी इस तरह का स्टेटमेंट आता है हमारे पास, तो हम उसका सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो इस केस में जब फॉल्स स्टेटमेंट हो तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार मार्क करके। इफ इन स्टेप 2 वी ऑब्टेन फॉल्स स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, if in step 2 we obtain a false statement involving no variable,
involving no variable, then the original pair of equation has no solution. Then the original pair of equations has no solution. ठीक है, या फिर आप लोग इसको इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं. दैट इज इट इज इनकंसिस्टेंट. ठीक है, उसके बाद सपोज वेरिएबल गायब हो गया पर आप लोगों को ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है. ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 0 0 ना आके 1 इज इक्वल्स टू 1 या फिर 10 इज इक्वल्स टू 10 इस टाइप का कुछ आए तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट होता है. ठीक है, ये फॉल्स तो नहीं है क्योंकि 1 इज इक्वल्स टू 1 पर आपके पास x एंड y की वैल्यू इलिमिनेट हो गई दोनों एक साथ, तो आप सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है हमारे पास, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है. सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है पर आप एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो इसको भी लिख लीजिए. इफ इन स्टेप 2 we obtain a true statement involving no variable, then the original pair of equation has infinite solution, infinitely many solution. Then the original pair of equations has infinitely many solution. ठीक है, तो ये केसेस आप लोगों के आ सकते हैं कभी कभी. ठीक है, तो ये आप लोग पहले से नहीं पता रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके बात करना क्या है. एक्स और वाई तो दोनों गायब हो गया. ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, रिवाइज कर लेते हैं फिर से. स्टेप 2 पे थे हम. स्टेप 2 पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी. अब हमें y की वैल्यू ऑब्टेन करनी है. तो इस x की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे. ठीक है, तो वही हमारा स्टेप 3 है. तो स्टेप 3 लिखते हैं हम. स्टेप 3, solve the equation in one variable x और y to get its value. तो ये काम तो हमने कर दिया है. ठीक है, x की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर दी है. solve the equation in one variable x और y so obtain to get its value. ठीक है, यहाँ पे हमें तुरंत x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. हो सकता है ये कुछ लेंथी इक्वेशन मिलता हमें, तो उस केस में हम इसको सोल्व करके x की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं. ठीक है, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है. सोल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल x और y सो ऑब्टेन टू गेट इट्स वैल्यू. अब चलते हैं स्टेप 4 पे. ठीक है, स्टेप 4 हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x substitute this value of x or y in either of the original equations, in either of the original equations. मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप लोग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x और y in either of the original equation to get the value of the other variable, to get the value of the other variable. ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 2000 मिला था. ठीक है, बैक करके देख लीजिए, x इज इक्वल्स टू 2000 मिला था. अब हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल इक्वेशन क्या क्या थे, एक था हमारे पास
9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। तो इन दोनों में से किसी एक सॉल्यूशन इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं, तो इसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन का हिस्सा है। कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या मिलेगा हमें? वी गेट 9x था, यहाँ पे देखिए 9x, तो 9 तो वैसे ही कि वैसे रहेगा। x की जगह में हम क्या डालेंगे? 2000, क्योंकि हमें x की वैल्यू 2000 मिली है। यहाँ पे 9 इंटू 2000। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद है हमारे पास माइनस 4y। ठीक है, 9x माइनस 4y, तो हम रखेंगे माइनस 4y इज इक्वल्स टू कितना था? 2000। यहाँ पे देखिए 2000, तो इसी चीज को लिखेंगे यहाँ पे 2000। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे, तो ये कितना आया? 18000 आया, माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। अब 4y को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे एंड 2000 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो कितना आएगा? 18000 माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 4y। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इधर हमारा हो गया 16000 इज इक्वल्स टू 4y, तो ये 4 कट गया, तो कितना बचेगा? 4000। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 4000। तो ये हमारा y इज इक्वल्स टू 4000 मिला एंड x इज इक्वल्स टू 2000 मिला था। ठीक है, तो ये हमारा x एंड y का सॉल्यूशन मिल गया। तो इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है।